नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। इस वीडियो में हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी की परिभाषा, बनावट, कार्यविधि और इससे प्राप्त निर्गत संकेतों का ग्राफ या निरूपण देखने वाले हैं। और पूर्ण तरंग दिष्टकारी से जो निर्गत संकेत प्राप्त होते हैं वो काफी उतार चढ़ाव वाले होते हैं। उनको एक समान दिष्ट संकेतों में कन्वर्ट करने के लिए प्रयुक्त परिपथ, समकारी परिपथ या जो फिल्टर परिपथ है, उनका भी आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है वो कक्षा 12 एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसके 14वें चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी से हमने लिया है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोज मिलते रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी होता क्या है। हमने लास्ट वीडियो में अर्ध तरंग दिष्टकारी का अध्ययन किया था, वहां पर हमने देखा था दिष्टकारी क्या होता है। तो देखिए, दिष्टकारी एक ऐसा उपकरण होता है जो प्रत्यावर्ती संकेतों को दिष्ट संकेतों में कन्वर्ट करता है और इस प्रोसेस को हम दिष्टकरण कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। क्लियर। और दिष्टकारी के लिए हम पीएन संधि डायोडों का उपयोग करते हैं, क्योंकि पीएन संधि डायोडों में अग्र बायस में विद्युत धारा का प्रवाह होता है और पश्च बायस में विद्युत का प्रवाह नहीं होता। और इन्हीं प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हम दिष्टकारी के अंदर पीएन संधि डायोडों का उपयोग करते हैं। देखिए, पूर्ण तरंग दिष्टकारी किसे कहते हैं कि ऐसा दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेतों के संपूर्ण भाग को दिष्ट वोल्टता संकेतों में कन्वर्ट कर दे, पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहता है। कि जो जितने भी भाग है सारी की सारी प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट करने वाला जो दिष्टकारी, उसको हम कह रहे हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी, फुल वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। क्लियर। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो डेफिनेशन पुट कर देता हूं। क्या है परिभाषा कि ऐसा दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेतों के संपूर्ण भाग को दिष्ट वोल्टता संकेतों में रूपांतरित कर दें, पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहलाता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहलाता है। क्लियर। तो जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसके संपूर्ण भाग को दिष्ट संकेतों में कन्वर्ट कर देता है, तो उस दिष्टकारी को हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहेंगे। अब हम बात करते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी की बनावट की संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखिए, इसमें भी एक ट्रांसफार्मर होता है और ये जो ट्रांसफार्मर होगा इसे हम निष्कासी ट्रांसफार्मर कहते हैं। देखिए, इसमें समझेंगे, इस ट्रांसफार्मर में भी दो कुंडलियां होती है और ये हमने दिखाई है प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली से हम प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेत संयोजित करते हैं। ये हमारे पास में है प्राथमिक कुंडली, जिसे हमने प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेत जोड़ दिया है। और इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो द्वितीय कुंडली है, ये हमारे पास में है द्वितीय कुंडली, और इस द्वितीय कुंडली से हम दो पीएन संधि डायोडों को संयोजित करेंगे।
इससे हमें जोड़ना है दो पीएन संधि डायोडों को और दोनों के जो एन भाग हैं उनको आपस में भी संयोजित कर देंगे। ये इसका पी भाग, ये एन भाग, ये है डायोड D1, ये पी भाग, ये एन भाग और ये है डायोड D2। और देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है आप यहां पर देख रहे हैं जिसको मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, इसे हम निष्कासी ट्रांसफार्मर कहते हैं। देखिए इसके पीछे रीजन क्या है कि जो द्वितीय कुंडली है उसका मध्य बिंदु शून्य विभव पर होता है। यह है प्राथमिक कुंडली P1 P2, यह है द्वितीय कुंडली S1 S2 और यह है इसका मध्य बिंदु, इसको हम अक्ष से पुट करते हैं, मध्य निष्कासी बिंदु कहलाता है। देखिए मध्य निष्कासी बिंदु से हम एक वायर जोड़ेंगे और उस वायर तथा दोनों डायोडों के एन भाग के मध्य हम लोड प्रतिरोध संयोजित करेंगे। देखिए लोड प्रतिरोध कहां लगा है वो देख लीजिए। लोड प्रतिरोध लगा होता है दोनों डायोडों के एन सिरों को यदि हम आपस में मिला दें तो उस बिंदु तथा मध्य निष्कासी बिंदु के मध्य हम लोड प्रतिरोध लगाते हैं और उसके सिरों पर ही हम निर्गत वोल्टता संकेत प्राप्त करते हैं जो कि दिष्ट वोल्टता संकेत होते हैं। क्लियर? देखिए एक बार इसकी बनावट को समझ लेते हैं फिर से कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है और हम ये जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर दो कुंडलियां होती है। प्राथमिक जो कुंडली है उसको मैंने नाम दे दिया है P1 P2 और द्वितीय जो कुंडली है उसको नाम दिया है S1 S2। क्लियर? अब ये जो दोनों कुंडलियां हैं P1 P2 तथा S1 S2 किसी ट्रांसफार्मर में लगी होती है, सामान्य ट्रांसफार्मर में लगी होती है। लेकिन यहां पर जो ट्रांसफार्मर है इसको हम निष्कासी ट्रांसफार्मर कहेंगे और इसकी द्वितीय जो कुंडली है उसका मध्य बिंदु, इसका जो मध्य बिंदु है इसका विभव हम शून्य लेकर चलते हैं। इसका विभव कितना लेकर चलेंगे? शून्य। और इसको हम इस बिंदु को हम कहते हैं मध्य निष्कासी बिंदु, मध्य निष्कासी बिंदु। इसे मध्य निष्कासी बिंदु कहा जाता है और इस व्यवस्था को हम कह रहे हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर। क्लियर? ये तो होगी ट्रांसफार्मर की व्यवस्था। इस ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली है P1 P2 इसके ऊपर हम लगाते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेत। यह निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता। और इस निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता को हम VI से लिखेंगे और निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता इस प्रकार की लगाई जाती है। ठीक है, अब क्या करते हैं देख लीजिए। इस ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से हम दो पीएन संधि डायोड यहां पर जोड़ रहे हैं। ये जो डायोड है इसका नाम है D1, इस डायोड का नाम है D2। दो डायोड हमने यहां पर लगा दिए हैं D1 तथा D2 और इन दोनों के एन भागों को हम आपस में जोड़ देंगे। दोनों के एन भागों को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इस ट्रांसफार्मर के मध्य निष्कासी बिंदु तथा इन दोनों के एन सिरों के मध्य हम लोड प्रतिरोध जोड़ देंगे। ये लोड प्रतिरोध है हमारे पास में RL और इसके समांतर क्रम में हम निर्गत संकेत यहां पर प्राप्त करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं VO यह है निर्गत संकेत और ये जो निर्गत संकेत होते हैं, निर्गत संकेत यह है दिष्ट वोल्टता संकेत। दिष्ट वोल्टता है ये, हालांकि उतार चढ़ाव वाली होगी बट होगी दिष्ट वोल्टता। देखिए इन चीज डायग्राम में समझ लीजिए। इस RL को हम कहते हैं लोड प्रतिरोध। इस लोड प्रतिरोध में से जब धारा प्रवाहित होगी तो इसके सिरों पर हम दिष्ट वोल्टता प्राप्त कर लेंगे। क्लियर? तो ये तो है इसकी बनावट। तो बनावट आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे इसकी कार्य विधि की, ये कैसे काम करता है। तो देखिए कैसे काम करता है इसको भी हम यहां पर समझेंगे। बोर्ड पर आप फोकस बनाए रखिए। कार्य विधि कैसे काम करेगा। देखिए
यहां से हम लगा रहे हैं निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेत। इस प्रकार की प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जा रही है जिसका मान धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक इस तरीके से चल रहा है और आवर्ती रूप से इसकी दिशा बदल रही है। क्लियर। हम यहां पर बात करेंगे कि पहले आधे चक्कर में प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में, हम यहां पर जो लास्ट टॉपिक था अर्ध तरंग दिष्टकारी था उसी की भांति इसमें भी कंसीडर कर लेते हैं कि प्रथम अर्ध चक्र में, प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में, धनात्मक अर्ध चक्र में, पहले आधे चक्र में। ठीक है, पहले आधे चक्र में क्या होगा कि जो प्राथमिक कुंडली है उसका P1 जो सिरा है उसको हमने ले लिया माइनस में और P2 सिरे को ले लिया हमने प्लस में। P1 को हमने किस में लिया है? माइनस में। देखो इधर ध्यान दो, हमने ये कंसीडर कर लिया कि भाई P1 किस में है? प्लस में, और P2 किस में है? माइनस में। ये वाला सिरा तो है प्लस में और ये वाला सिरा किस में है? माइनस में। अब ट्रांसफार्मर के अंदर जो दो कुंडलियां लगी होती है इन दोनों के मध्य होता है अन्योन्य प्रेरण। मतलब एक में जब धारा प्रवाहित होती है तो उससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो दूसरी में से गुजरती है जिसकी वजह से दूसरी के अंदर भी धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। तो एक में जब धारा प्रवाहित हो रही है इसके सिरों पर विभव लगा हुआ है कि ये हमने उधर माना है, ये वाला पार्ट तो माना है हमने ऋण और ये माना है धन। तो अन्योन्य प्रेरण के कारण से ये वाला जो S1 है ये तो हो जाता है धन और ये हो जाता है ऋण, विपरीत क्रम में होता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर ये तो ऋण और ये धन है, तब ये धन और ये ऋण सिरा हो जाता है। अब यहां पर देखें, इस बिंदु का जो विभव है वो तो है शून्य। इस मध्य निष्कासी बिंदु का जो विभव होता है वो कितना होता है? शून्य होता है, जीरो विभव होता है। तो इसका विभव होता है जीरो, इसका है प्लस में, इसका है माइनस में। मतलब ये इस जीरो वाले से ये तो है उच्च विभव पर और ये है निम्न विभव पर। तो ये यहां से आप देखें कि ये जो पीएन संधि डायोड है D1 कि ये तो धन विभव पर है और इसका विभव है कम, तो ये वाला तो उच्च विभव पर, ये निम्न विभव पर। तो ये जो पीएन संधि डायोड है यहां से आप देखें, ये जो पीएन संधि डायोड है उसका ये उच्च विभव पर, ये निम्न विभव पर, अर्थात ये बैटरी के धन टर्मिनल से ये ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो ये धन से ये ऋण से जुड़ता है तो डायोड जो D1 है वो अग्र बायस में होगा। कौन से बायस में होगा? अग्र बायस में होगा। तो यहां पर जब P1 नेगेटिव P2 पॉजिटिव है तो S1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में, और S2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव में। तथा जो डायोड D1 है, कौन सा डायोड? D1 अग्र बायस में होगा। कौन से बायस में होगा? अग्र बायस में होगा। क्लियर? कौन से बायस में होना है? अग्र बायस में होना है। ठीक है, अब इसी क्षण पर पहले आधे चक्र में ही दूसरे डायोड को भी देख लेते हैं। यहां पर हम दो डायोडों का प्रयोग कर रहे हैं। दोनों का उपयोग करते हुए जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसके संपूर्ण भाग को दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर देखें कि ये तो है जीरो विभव पर और ये है माइनस में। तो यहां से इन दोनों से देखिए ये कैसे जुड़ा हुआ है? ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। ये वाला सिरा तो जीरो पर है और ये है माइनस में। इसका मतलब है ये तो उच्च विभव पर, ये निम्न विभव पर है। अब भी ये किस पर है? ये निम्न विभव पर होता है, ये उच्च विभव पर होता है, तो ये पश्च बायस में हो जाएगा। तो डायोड D2 कौन से बायस में है? पश्च बायस में होगा। डायोड D2 पश्च बायस में होगा। कौन से बायस में होगा? पश्च बायस में। ठीक है, इसका मतलब है कि D1 से धारा प्रवाहित होगी। D1 से धारा प्रवाहित होगी। D1 से धारा प्रवाहित होगी। अब देखो जो धारा प्रवाहित हो रही है, यहां से धारा प्रवाहित हो रही है, यहां से धारा जो निकल रही है उसको मैं ऐसे कंटिन्यूअस लाइन से दिखा रहा हूं। वो धारा देखो ऐसे जाएगी, ऐसे इसमें से नीचे ऐसे, फिर यहां से घूमते हुए इधर, फिर इधर, ऐसे होती हुई इधर, इस तरीके से जाएगी। ये मैंने जो लाइन दिखाई है इसके अकॉर्डिंग धारा चलेगी। तो देखो लोड प्रतिरोध में से धारा ऊपर से नीचे की ओर जा रही है
और इसके सिरों पर हम निर्गत वोल्टता V0 प्राप्त कर लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? अब हम दूसरे आधे चक्कर की बात करते हैं। तो दूसरे आधे चक्कर को हम ऋणात्मक अर्ध चक्कर कह रहे हैं। ऋणात्मक अर्ध चक्कर में, ऋणात्मक अर्ध चक्कर में दूसरा आधा चक्कर ऋणात्मक अर्ध चक्कर होता है। और ऋणात्मक अर्ध चक्कर में क्या होगा? P1 अब की बार हो जाएगा प्लस में और P2 क्या हो जाएगा? माइनस में। तो S1 क्या हो जाएगा? माइनस में और S2 क्या हो जाएगा? प्लस में। देखो एक बार इसको देख लीजिए कि आगे वाले आधे चक्कर में जो वोल्टता है उसकी दिशा चेंज हो जाएगी। पहले धनात्मक थी, अब क्या हो गई है? ऋणात्मक हो गई है। अब इसकी जो P1 सिरा है वो तो हो जाएगा पॉजिटिव और P2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। और जब ये पॉजिटिव होगा तो ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो इसका विभव तो अब भी 0 ही है। अब भी इसका विभव तो कितना है? मध्य निष्कासी बिंदु का विभव अब भी 0 ही है। देन यहां पर देखेंगे कि ये वाला जो है डायोड D1, ये इसका P भाग 0 विभव पर, ये है 0 विभव, ये तो है माइनस में और ये है 0 पर। तो ये जो डायोड D1 है वो पश्च बायस में होगा। डायोड D1 किस में, कौन से बायस में होगा? पश्च बायस में। तो डायोड D1 पश्च बायस में होगा। कौन से बायस में होगा? पश्च बायस में होने वाला है, पश्च बायस में होगा। क्लियर? फिर यहां पर ध्यान दें कि ये वाला जो सिरा है S2 का, ये तो धन विभव पर है, ये है 0 विभव पर। तो ये जो डायोड D2 है, दूसरा वाला जो डायोड है D2, वो अग्र बायस में होगा। डायोड D2 कौन से बायस में होने वाला है? डायोड D2 अग्र बायस में होगा। अग्र बायस में होने वाला है, अग्र बायस में होगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब जब डायोड D2 अग्र बायस में होगा तो इसमें से विद्युत का प्रवाह भी होगा। D2 से धारा प्रवाहित होगी। किसमें से प्रवाहित होगी धारा? D2 से धारा प्रवाहित होगी, धारा बहेगी। ठीक है, धारा का प्रवाह होगा। किसमें से होगा? D2 में से होगा। क्लियर? अब देखें कि जब D2 में से धारा प्रवाहित होगी, D1 में से धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि डायोड अग्र बायस में अपने में से विद्युत का प्रवाह होने देता है, पश्च बायस में अपने में से विद्युत का प्रवाह नहीं होने देता। तो ये अभी दूसरे आधे चक्कर में, मतलब ऋणात्मक अर्ध चक्कर में, ये पश्च बायस में है, ये अग्र बायस में। इसमें से धारा जाएगी ऐसे। तो इस धारा को मैं देखो ऐसे दिखा रहा हूं, डॉटे डॉटे लाइन से ऐसे जाएगी, इसमें से ऐसे, इधर इसमें से ऐसे जा रही है, ऐसे। अब ऐसे देखो, इसमें लोड प्रतिरोध में से तो अब भी ये किधर जा रही है? ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। इधर इस तरीके से चलेगी, फिर इधर से ऐसे होती हुई ऐसे। एक बार देख लीजिए, मेरे हाथ को आप ध्यानपूर्वक देखिए। ऐसे इसमें से धारा का प्रवाह होगा दूसरे आधे चक्कर में, अर्थात ऋणात्मक अर्ध चक्कर में। आप यहां पर देख रहे हैं कि धनात्मक अर्ध चक्कर में भी लोड प्रतिरोध में से धारा ऊपर से नीचे की ओर, ऋणात्मक अर्ध चक्कर में भी धारा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है। अर्थात धारा की दिशा सेम रहती है। अर्थात जो निर्गत वोल्टता संकेत हमें प्राप्त होता है उसकी डायरेक्शन एक ही बनी रहती है। एक ही दिशा में हमें निर्गत दिष्ट वोल्टता संकेत प्राप्त होते हैं। देखिए कैसे प्राप्त होते हैं, किस प्रकार के प्राप्त होते हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। यहां से मैं इन सब को हटा देता हूं। एक ग्राफ के जरिए हम आपको समझाएंगे कि हमें कैसे निर्गत संकेत प्राप्त होते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी की सहायता से। देखिए ग्राफ के जरिए हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं, ये है
निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेत। निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेत है ये है निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेत। इस तरीके के लगाए जाते हैं। कहां लगाया आपने? इस जगह पर आपने लगाए हैं निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेत। प्रत्यावर्ती वोल्टता आपने ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से लगा दी है, आरोपित कर दी है। तो आरोपित करने के पश्चात ये जो वोल्टता होती है तो उतार चढ़ाव वाली होती है, धनात्मक ऋणात्मक वाली होती है। इसका मान तो आवर्ती रूप से चेंज होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि पहले आधे चक्कर में और दूसरे आधे चक्कर में हमें D1 तथा D2 से प्राप्त होने वाली वोल्टताओं की बात करनी है। D1 पर तो क्या प्राप्त होता है और D2 पर क्या प्राप्त होता है, और निर्गत संकेत कुल मिलाकर जो निर्गत दिष्ट संकेत हैं वो किस प्रकार के प्राप्त होते हैं, इन सब के बारे में एक साथ देख लेते हैं। देखो पहले आधे चक्कर में अभी हमने सब कुछ पढ़ा है कि पहले आधे चक्कर में मतलब धनात्मक अर्ध चक्कर में जो डायोड D1 है ये अग्र बायस में था और जो आपने लगाई वही वोल्टेज इसके सिरों पर प्राप्त होती है। और D2 पश्च बायस में है तो ये इसमें से कोई विद्युत का प्रवाह नहीं होता, इसके सिरों पर आप वोल्टेज प्राप्त नहीं कर सकते। तो पहले आधे चक्कर में जो आपने लगाई वो D1 पर प्राप्त हो गई, D2 पर आपको कोई संकेत प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, फिर कुल मिलाकर इन दोनों का योग यहां पर हमारे को निर्गत संकेत प्राप्त होगा, ये हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, अब क्या है, आपने दूसरे आधे चक्कर में ऋणात्मक वोल्टता लगाई, ये वाली लगाई तो D1 तो हो गया पश्च बायस में। D1 कौन से बायस में चला गया? पश्च बायस में। और D2 कौन से बायस में चला गया? दूसरे आधे चक्कर में अग्र बायस में चला गया। तो ये तो हो गया पश्च बायस में, तो ऐसी वोल्टेज, और यहां पर ये होता अग्र बायस में। एक चीज और देखिए कि ये जब अग्र बायस में होता तब भी इस लोड प्रतिरोध में से बहने वाली धारा की दिशा सेम रहती है, उसी दिशा में ही विद्युत का प्रवाह होता है। जब पहले आधे चक्कर में हो रहा था, धनात्मक अर्ध चक्कर में हो रहा था, तो धारा की डायरेक्शन अब भी सेम है। आपने ऋणात्मक वोल्टता लगा रखी है बट आपको फिर भी धनात्मक ही प्राप्त हो रही है, क्योंकि हमने इसकी व्यवस्था इस तरीके से बना रखी है कि ये यहां से घूम फिर कर लोड प्रतिरोध में से उसी दिशा में से ही विद्युत का प्रवाह कर रही है। क्लियर? तो कुल मिलाकर इन दोनों के सिरों पर हमें इस प्रकार की वोल्टता प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार की वोल्टता हमें प्राप्त होगी। फिर आपने फिर से धनात्मक वाली लगाई तो D1 अग्र बायस में होगा, D2 पश्च बायस में, और हमें निर्गत संकेत इस प्रकार का प्राप्त होगा। फिर अगले आधे चक्कर के अंदर अर्थात ऋणात्मक अर्ध चक्कर के अंदर D1 पश्च बायस में, इसके सिरों पर दिष्ट वोल्टता 0 और इसके सिरों पर दिष्ट वोल्टता हमें धनात्मक मिलेगी, और फाइनली हमें धनात्मक वोल्टता प्राप्त होती है। फिर यहां पर देखें, फिर से धनात्मक, इस पर 0 और इस पर इस तरीके से धनात्मक, फिर इसके ऊपर 0 और इस पर धनात्मक, और इस पर फिर से धनात्मक वोल्टता प्राप्त होती है। तो ऐसे संकेत हमें प्राप्त होंगे। लगातार ये प्रोसेस चलती रहेगी और ये जो वोल्टेज है उसकी दिशा एक ही बनी रहती है, धनात्मक ही बनी रहती है। कंटिन्यूअसली कैसे बनी रहेगी? धनात्मक वोल्टता ही बनी रहती है। यहां तक आ गया होगा समझ में? तो हमने उतार चढ़ाव वाली, आवर्ती रूप से बदलने वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेतों को पूर्ण तरंग दिष्टकारी के एक सिरे पर लगाया तो हमें निर्गत दिष्ट वोल्टता संकेत प्राप्त हो गए हैं। हालांकि ये जो निर्गत दिष्ट वोल्टता संकेत हैं इनका मान चेंज हो रहा है, 0 से अधिकतम फिर 0, फिर 0 से अधिकतम फिर 0, लगातार इसका मान आवर्ती रूप से चेंज हो रहा है। उतार चढ़ाव वाला दिष्ट वोल्टता संकेत यहां पर प्राप्त होते हैं, एक समान दिष्ट वोल्टता संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो यहां पर देखो कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। फिर इन निर्गत दिष्ट वोल्टता संकेतों को भी हम लगभग एक समान दिष्ट वोल्टता संकेतों में कन्वर्ट करने का
प्रयास करेंगे, ऐसे परिपथों का हम अध्ययन करेंगे। देखिए कि ये जो निर्गत दिष्ट वोल्टता है, इसकी आवर्ती एक चक्कर यहां हो गया, फिर ये दूसरा चक्कर हो गया, तीसरा, चौथा। तो इसका जब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता का एक चक्कर होता है तो निर्गत दिष्ट वोल्टता के 2 चक्कर हो जाते हैं। निर्गत दिष्ट वोल्टता के कितने चक्कर हो जाते हैं? 2 चक्कर हो जाते हैं। अर्थात निर्गत दिष्ट संकेतों की आवर्ती निवेशी प्रत्यावर्ती संकेतों की आवर्ती की दुगुनी होती है। कि आपने 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित की है तो निर्गत वोल्टता की आवर्ती 100 वोल्ट होगी, 100 हर्ट्ज होगी। एक बार फिर से सुने, आपने 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई और पूर्ण तरंग दिष्टकारी से आपको 100 हर्ट्ज वाली दिष्ट वोल्टता संकेत प्राप्त होगी। क्लियर? जबकि हमने अर्ध तरंग दिष्टकारी में देखा था कि जिस आवर्ती की प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई है उसी आवर्ती वाली ही निर्गत दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है, जबकि अर्ध तरंग दिष्टकारी के अंदर जो आपने आरोपित की है उसकी दुगुनी प्राप्त होगी, दुगुनी आवर्ती वाली दिष्ट वोल्टता प्राप्त होने वाली है। क्लियर? इसके साथ में आप देखेंगे कि जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता के दोनों भागों को, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हिस्सों को दिष्ट संकेतों में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसकी दक्षता अर्ध तरंग दिष्टकारी की दक्षता से दुगुनी होती है। तो हम इसकी जो दक्षता की यदि मैं बात करूं तो इसकी दक्षता होती है 81.2%। 81.2% पूर्ण तरंग दिष्टकारी की दक्षता होती है, जबकि अर्ध तरंग दिष्टकारी की दक्षता इसकी आधी थी, 40.6% ही उसकी दक्षता थी। तो इसका मतलब है कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसका 81.2% हिस्सा दिष्ट संकेतों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए विद्यार्थियों, यहां पर जो निर्गत संकेत हमें प्राप्त हो रहे हैं, दिष्ट संकेत प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन ये जो दिष्ट संकेत है वो उतार चढ़ाव वाले हैं। इस उतार चढ़ाव वाली वोल्टता को हम उच्च वचन वोल्टता कहते हैं और इनको लगभग एक समान दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट करने के लिए हम एक विशेष प्रकार के परिपथों में से इसको गुजारते हैं, जिन्हें हम फिल्टर परिपथ या समकारी परिपथ कहते हैं। अब इसके पश्चात हम देखेंगे समकारी परिपथ। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि यहां पर जैसे लोड प्रतिरोध वाला हिस्सा होता है, तो यहां पर अब इसके आगे हम समकारी परिपथ का संयोजन कर देते हैं। यहां पर क्या कर देते हैं? समकारी परिपथ लगा देते हैं। तो बाकी की प्रोसेस वैसी की वैसी रहती है। निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेत इस तरीके से लगा रहे हैं, सारा कन्वर्ट होकर अब यहां से जो हमारे को संकेत प्राप्त होने चाहिए थे, फिर उसके आगे हम यहां पर जोड़ेंगे समकारी परिपथ। यहां पर हम क्या जोड़ने वाले हैं? समकारी परिपथ जोड़ने वाले हैं, फिल्टर परिपथ यहां पर जोड़ने वाले हैं। चलिए मैं इसी डायग्राम में आपको समझा रहा हूं, फिर समकारी परिपथ को भी हम समझा देंगे। एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, बोर्ड पर फोकस कीजिए। यहां पर जो लोड प्रतिरोध था उसके ठीक पहले हमने क्या लगा दिया है? समकारी परिपथ। ये एक ऐसा परिपथ है जो कि प्रत्यावर्ती जो निर्गत दिष्ट संकेत होते हैं वो दोनों का एक अध्यारोपण के पश्चात प्राप्त संकेत होते हैं, उनके अंदर दिष्ट तथा प्रत्यावर्ती दोनों संकेत सम्मिलित होते हैं। तो उनमें से हम दिष्ट संकेतों को एक तरफ रख लेंगे और प्रत्यावर्ती संकेतों को पूर्णतः हटा देंगे। तो उनको हटाने के लिए जिन परिपथों का प्रयोग किया जाता है उनको हम कहते हैं समकारी परिपथ। और जब समकारी परिपथ से जो वोल्टेज प्राप्त होगा उसके पश्चात लोड प्रतिरोध के सिरों पर आपको जो निर्गत दिष्ट वोल्टता प्राप्त होगी वो लगभग एक समान दिष्ट वोल्टता, इस तरीके की दो दिष्ट वोल्टता प्राप्त होगी, उसमें लगभग एक समान दिष्ट वोल्टता प्राप्त होने वाली है। अब देखिए यहां पर हम एक एलसी फिल्टर परिपथ का प्रयोग करके आपको समझाएंगे कि कैसे जो उतार चढ़ाव वाली दिष्ट वोल्टता है उसको लगभग एक समान दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार इन सबको हटा देता हूं यहां से। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे समकारी परिपथ, समकारी परिपथ या फिल्टर परिपथ। समकारी का मतलब है कि जो दिष्ट वोल्टता है उसको एक समान दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे विद्युत परिपथ जो उतार चढ़ाव वाली दिष्ट वोल्टता को लगभग एक समान दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट कर दें, समकारी या फिल्टर परिपथ कहलाते हैं।
तो मैं डेफिनेशन एक बार पुट कर देता हूं, फिर एक डायग्राम के जरिए हम आपको समझाएंगे कि ये कैसे काम करते हैं। कि वे परिपथ जो उतार चढ़ाव वाली दिष्ट वोल्टता को लगभग एक समान दिष्ट वोल्टता में रूपांतरित कर दें, लगभग एक समान दिष्ट वोल्टता में रूपांतरित कर दें समकारी परिपथ कहलाते हैं। समकारी परिपथ कहलाते हैं। क्लियर। अब देखिए ये कैसे काम करते हैं। हमारे पास में ये कोई दिष्टकारी है, हो सकता है ये अर्ध तरंग दिष्टकारी हो, ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी हो, सेतु दिष्टकारी भी हो सकता है। हालांकि जो सेतु दिष्टकारी होता है वो आप हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे, यहां पर हमारे पास में सिलेबस में एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। आप यहां पर देखिए, यहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेत। किस पर लगाते हैं? एक दिष्टकारी पर लगाते हैं। ठीक, वो लगा रहे हैं ऐसी, इस तरीके की प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है। दिष्टकारी में से गुजरने के पश्चात जो निर्गत संकेत हैं वो हमें इस प्रकार के प्राप्त होते हैं। ऐसे दिष्ट संकेत ही हैं, बट उतार चढ़ाव वाले दिष्ट संकेत हमें प्राप्त होते हैं। पहले ऐसे थे और अब हमें कैसे मिल रहे हैं? इस प्रकार के निर्गत संकेत प्राप्त होते हैं। अब इन संकेतों को हम क्या करते हैं, यहां पर हम लगाएंगे एक समकारी परिपथ। अब यहां पर हम क्या लगा रहे हैं? फिल्टर परिपथ, जिसे हम क्या कह रहे हैं? समकारी परिपथ भी कह रहे हैं। तो देखिए समकारी परिपथ के अंदर क्या होता है, इसमें लगी होती है एक कुंडली। मैं यहां पर एक ऐसा समकारी परिपथ आपको बता रहा हूं जिसमें एक कुंडली तथा एक संधारित्र आपस में जुड़े होते हैं। ये जो कुंडली है इसका प्रेरकत्व L, इसकी धारिता C, और फिर ये यहां से लेकर यहां तक ये जो हमने दिखाया है, ये है हमारे पास में समकारी परिपथ। चले मैं इसको इस तरीके से डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं कि ये क्या दिखाया है हमने। यहां पर एक समकारी परिपथ है, LC परिपथ है। फिर इसके सिरों पर हम जोड़ देंगे वही हमारा लोड प्रतिरोध, जिसके सिरों पर हम निर्गत दिष्ट वोल्टता प्राप्त करते हैं। ये यहां पर इन दोनों बिंदुओं के मध्य हम निर्गत दिष्ट वोल्टता प्राप्त करेंगे, और ये जो वोल्टता है वो इस तरीके की प्राप्त होने वाली है। लगभग एक समान दिष्ट वोल्टता हमें प्राप्त होगी। तो यहां ऐसी लगाई, दिष्टकारी से ऐसी मिलती है, और समकारी परिपथ के पश्चात ऐसी दिष्ट वोल्टता हमें प्राप्त होती है। यह है एक समान दिष्ट वोल्टता, एक समान दिष्ट वोल्टता, यह लगभग एक समान है। क्लियर। विद्यार्थियों देखेंगे ये कैसे काम करता है। ये जो कुंडली है, ये देखिए इसका जो प्रतिरोध होता है उसको हम कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। उसको हम क्या कहते हैं? प्रेरणिक प्रतिघात कहा जाता है। अक्सएल से लिखा जाता है, जो कि ओमेगा एल के बराबर होता है। और संधारित्र का जो प्रतिरोध होता है उसको हम कहते हैं धारितीय प्रतिघात। इसे हम क्या कहते हैं? धारितीय प्रतिघात। और धारितीय प्रतिघात को अक्सी से, जो कि 1/में ओमेगा सी के बराबर होता है। ओमेगा 2 पाई एफ के इक्वल होता है, तो 1 में 2 पाई एफ सी आ गया। अब देखिए पहले तो मैं बात करता हूं कि यहां पर ये जो संकेत हमें प्राप्त हो रहे हैं ये दिष्ट संकेत हैं, साथ में उतार चढ़ाव वाले भी हैं, इसलिए इनके अंदर प्रत्यावर्ती संकेत भी मिले हुए हैं।
तो दोनों है इसमें ये क्या है, प्रत्यावर्ती प्लस दिष्ट। यहां पर केवल शुद्ध प्रत्यावर्ती वोल्टता है और ये है लगभग एक समान दिष्ट वोल्टता। तो हम क्या करते हैं, इनके अंदर जो प्रत्यावर्ती संकेतों के घटक हैं इनको हटाने के लिए फिल्टर परिपथ में से इसको गुजारते हैं। तो देखिए प्रत्यावर्ती जो संकेत है उनको हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि ऐसे परिपथ का प्रयोग करेंगे जिससे प्रत्यावर्ती संकेत रुक जाए। तो देखिए ये जो कुंडली होती है, प्रत्यावर्ती संकेतों की आवृत्ति होती है, प्रत्यावर्ती संकेतों की क्या होती है, अपनी खुद की आवृत्ति होती है। तो उनकी आवृत्ति होती है, एफ होता है। तो एफ होता है तो उसके लिए ये जो कुंडली है ना वो एक प्रतिरोध की भांति काम करती है, प्रत्यावर्ती संकेतों को यहीं रोक लेती है। ठीक है, इसके अलावा जो संधारित्र होता है, एफ यदि बहुत ज्यादा होता है तो अक्सी उतना ही कम होगा। अधिक आवृत्ति वाले जो प्रत्यावर्ती संकेत है उनके लिए ये एक निम्न प्रतिरोध की भांति काम करता है। तो यहां पर कुछ प्रत्यावर्ती घटक रुक जाते हैं क्योंकि उनके लिए प्रतिरोध की भांति काम करता है। फिर यहां से यदि फिर भी निकल गए तो वो यहां से होकर गुजरेंगे, ऐसे इस सर्किट के अंदर ऐसे चलेंगे, मतलब यहां से होकर इधर से चले जाएंगे क्योंकि इसके लिए निम्न प्रतिरोध की भांति काम करता है। देखो एफ का मान ज्यादा होगा तो अक्सी क्या होगा, कम होगा। क्लियर। अब मैं बात करता हूं दिष्ट वोल्टता की। दिष्ट संकेतों के लिए या दिष्ट वोल्टता के लिए एफ का मान कितना होता है, वोल्टता के लिए तो एफ बराबर होता है 0। एफ बराबर 0 इट मीन्स ये जो प्रेरणिक प्रतिघात है इसका मान कितना हो गया, 0। तो दिष्ट वोल्टता के लिए जो कुंडली है वो एक इस अच्छे सुचालक की भांति काम करती है, प्रतिरोध की तरह व्यवहार नहीं करती। तो इसमें से दिष्ट संकेत तो आराम से जाएंगे, जबकि प्रत्यावर्ती संकेतों के लिए प्रतिरोध की भांति काम करती है, इसलिए प्रत्यावर्ती संकेत यहां से रुक जाएंगे। अब देखो फिर यहां पर आते हैं तो दोनों संकेतों में से प्रत्यावर्ती संकेत तो इसमें से जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि ये एक निम्न चालक की भांति, मतलब एक अच्छे सुचालक की भांति काम करता है संधारित्र किसी प्रत्यावर्ती संकेत के लिए। जबकि दिष्ट संकेतों के लिए एफ का मान जब यहां पर आप रखेंगे तो अक्सी का मान अनंत हो गया, अक्सी अनंत प्रतिरोध की भांति काम करता है। तो दिष्ट संकेतों के लिए ये अनंत प्रतिरोध की भांति काम करता है, तो दिष्ट संकेत यहां से नहीं जाएंगे, जबकि प्रत्यावर्ती संकेत यहां से जाएंगे। दिष्ट संकेत कहां से जाएंगे, यहां से जाएंगे। तो दिष्ट संकेत ही यहां पर से जाएंगे और हमें यहां पर दिष्ट वोल्टता ही प्राप्त होगी। ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो दिष्ट संकेत यहां से यहां तक जाएंगे, तो यहां से होकर गुजरेंगे लोड प्रतिरोध में से, जिन्हें हम इसके सिरों पर प्राप्त कर लेंगे, वीओ के रूप में हम प्राप्त कर लेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से हम प्रत्यावर्ती जो घटक होते हैं उनको इस परिपथ की सहायता से हटा लेते हैं। तो विद्यार्थी ये था समकारी परिपथ, फिल्टर परिपथ, और इसकी सहायता से कैसे हम प्रत्यावर्ती घटकों को दिष्ट घटकों से अलग कर लेते हैं, हटा लेते हैं, और अंत में हम एक समान दिष्ट वोल्टता प्राप्त कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने दिष्टकारी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है, साथ में समकारी फिल्टर परिपथों के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो पीएन संधि डायोड के विशेष प्रयोग होंगे, और उनमें हम जेनर डायोड देखने वाले हैं, सौर सेल देखने वाले हैं, लाइट इमिटिंग डायोड भी वहां पर हम देखने वाले हैं, फोटो डायोड भी देखने वाले हैं। तो एक एक करके उन चारों अनुप्रयोगों को हम 4 वीडियोज में आपके लिए लेकर आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।